हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डू प्रैक्टिस। आज हम करेंगे अकाउंटेंसी में वीडियो नंबर 9, अकाउंटिंग फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। जब पार्टनर्स की रेशियो में चेंज होता है, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो जो फर्म होती है वो एसेट और लायबिलिटीज़ को रीवैल्यू करती है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो देखकर कमेंट में हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। कमेंट पॉजिटिव हो, नेगेटिव कमेंट में आप हमें बता सकते हैं कि आपको हमें कहाँ इम्प्रूव करना है ताकि हमें नेक्स्ट वीडियो में वो इम्प्रूवमेंट कर सकें। तो हम करेंगे अकाउंटिंग फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज़ कि एसेट और लायबिलिटीज़ की कैसे रीवैल्यू की जाती है। तो रीवैल्यूएशन का एक सीधा सा मतलब होता है रिवाइज। रीवैल्यूएशन दैट मीन रीवैल्यू करना, जो वैल्यू है उसको रिवाइज करना, इसका मतलब होता है रीवैल्यूएशन। रिवाइज मीन्स रीवैल्यूएशन। क्योंकि जब भी रेशो में चेंज होता है तो फर्म जो है वो एसेट और लायबिलिटीज़ को रीवैल्यू करती है, उन एसेट और लायबिलिटीज़ को रीवैल्यूएशन करती है। क्योंकि जो बैलेंस शीट में जो अमाउंट लिखी होती है एसेट और लायबिलिटीज़ की, वो मे बी डिफरेंट हो एक्चुअल वैल्यू से। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बैलेंस शीट में अगर किसी एसेट की वैल्यू है 1 लाख रुपीज़ और मे बी आज के टाइम अगर हम मार्केट में चेक कर रहे हैं तो उसी एसेट की वैल्यू हमारी 1,20,000 रुपीज़ हो गई है, मतलब कि उस एसेट की वैल्यू इंक्रीज़ हो गई है। तो हमें वहाँ पर रिवाइज करना पड़ता है अपनी एसेट और लायबिलिटीज़ को। ऐसे ही एसेट की वैल्यू डिक्रीज़ भी हो सकती है और वैसे ही लायबिलिटीज़ की वैल्यू भी कम ज़्यादा हो सकती है। क्योंकि क्या होता है, टाइम विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम जाता है तो एसेट्स और लायबिलिटीज़ की जो वैल्यू है वो चेंज होती रहती है, वो फिक्स नहीं रहती। तो इसी वजह से जो फर्म है वो अपने जो एसेट और लायबिलिटीज़ है उनका रिवैल्यूएशन करती है। रिवैल्यूएशन दैट मीन रिवाइज करती है उन वैल्यूज़ को। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब नेक्स्ट ईयर में रेशो चेंज होगी, मीन्स 1 अप्रैल से क्या होगा, न्यू रेशो अप्लाई हो जाएगी। तो न्यू रेशो अप्लाई होने से पहले, न्यू रेशो से पहले का जो जितना भी रिवैल्यूएशन आएगा, रिवैल्यूएशन मीन्स जितना भी एसेट और लायबिलिटीज़ का जितना भी रिवाइज वैल्यू आएगा उसमें मे बी प्रॉफिट हो या लॉस, दोनों ही हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इन देयर ओल्ड रेशो। सबसे बड़ी बात है कि हम उनकी ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, किनको, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को। अगर प्रॉफिट होगा तब भी ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा और अगर लॉस होगा तब भी ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यहाँ से क्या समझ में आया कि जब भी जो फर्म है वो एसेट और लायबिलिटीज़ को रीवैल्यू करती है तो रिवैल्यूएशन मीन्स रिवाइज करती है उनकी वैल्यूज़ को, एसेट और लायबिलिटीज़ की वैल्यूज़ को। तो वहाँ पर मे बी कोई एसेट की वैल्यू इंक्रीज़ हो, मे बी कोई डिक्रीज़ हो, वैसे ही लायबिलिटीज़ की वैल्यू मे बी कोई इंक्रीज़ हुई हो और मे बी कोई डिक्रीज़ हुई हो। तो अगर ओवरऑल हमें उन एसेट और लायबिलिटीज़ के रिवैल्यूएशन से, उनकी रिवाइज वैल्यू से प्रॉफिट हो रहा है तो भी हम पार्टनर्स के ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके कैपिटल अकाउंट में। और अगर हमें उनकी रिवैल्यूएशन जो वैल्यूज़ हैं, जो रिवाइज वैल्यूज़ हैं, उनकी से हमें लॉस हो रहा है तब भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर, मतलब उनसे मंगवा लेंगे हम उनकी ओल्ड रेशो के अंदर। तो सिंपल बात है, रिवैल्यूएशन दैट मीन रिवाइज। जब फर्म एसेट और लायबिलिटीज़ को रिवाइज करती है, क्यों रिवाइज करते हैं, क्योंकि जब जो पार्टनर्स है वो अपनी रेशो में चेंज करेंगे। तो इसमें हमारे 2 केस आते हैं जब भी फर्म रिवैल्यू करती है एसेट और लायबिलिटीज़ की। तो 2 केस आते हैं। फर्स्ट आता है कि जब रिवाइज वैल्यू को बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, एंड सेकंड वन इज़ जब रिवाइज वैल्यू को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। मीन्स जब अगर फर्म बुक्स में रिकॉर्ड करे रिवाइज्ड वैल्यू को तो क्या ट्रीटमेंट करेंगे, और अगर नहीं रिकॉर्ड करेगी तो तब क्या ट्रीटमेंट करेंगे। तो हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले केस 1। तो केस 1 के अंदर जब रिवाइज करती है वैल्यू फर्म अपनी बुक्स के अंदर, रिकॉर्ड भी करती है साथ साथ, तो वहाँ पर क्या होता है कि रिवाइज्ड वैल्यू के लिए जब भी फर्म रिवाइज करेगी वैल्यू को तो वहाँ पर रिवाइज्ड वैल्यू के लिए फर्म एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाती है, जिसका नाम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाती है। और इस रिवैल्यूएशन अकाउंट का एक नाम और भी है, समटाइम्स हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कह देते हैं। समटाइम्स इट इज़ कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो जब भी फर्म अपनी एसेट और लायबिलिटीज़ की वैल्यू को रिवाइज करेगी, उनको रिवैल्यू करेगी, तो उसके लिए एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाती है फर्म, और उस रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी
कह देते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है जिसके अंदर नॉमिनल अकाउंट का हमारा रूल क्या होता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में एक नॉमिनल अकाउंट है रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो उस पर वही अकाउंट्स का जो रूल है वो अप्लाई होगा। उसके अंदर क्या था कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस मीन्स रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम सभी उन चीज़ों को डेबिट करेंगे जहाँ से हमें नुकसान हो रहा है या फिर कोई एक्सपेंसेस हो रहे हैं, एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, और उन सभी चीज़ों को क्रेडिट करेंगे जहाँ से हमें प्रॉफिट्स हो रहा है। तो सिंपल हो गया कि जब भी फर्म रिवाइज करेगी वैल्यू को तो वहाँ पे एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाएगा, और उस रिवैल्यूएशन अकाउंट का एक नाम और है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। और रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है जिसके अंदर नॉमिनल अकाउंट का रूल ही अप्लाई होगा। अब हम करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट का रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट। जैसा कि डिस्कस किया था हमने, रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट पर नॉमिनल अकाउंट का रूल अप्लाई होगा, मीन्स डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो अगर हमारी एसेट्स की वैल्यू में डिक्रीज़ हो रहा है, मीन्स अगर हमारी कोई एसेट की वैल्यू थी वो 1 लाख रुपीज़ थी और वो कम होकर 60,000 रुपीज़ रह गई, 40,000 से उस एसेट की वैल्यू कम हो गई तो हमें लॉस हुआ। जब हमें लॉस हुआ तो हमने उसको कर दिया अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है तो वही रूल लगेगा। तो इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज़, अगर कोई लाइबिलिटीज़ की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, मीन्स अगर हमें कोई पेमेंट है वो 1 लाख रुपीज़ करनी थी, पर जब हमने उसका रिवाइज़ किया था हमें पता चला कि वो पेमेंट हमें 1,20,000 रुपीज़ करनी है। तो मतलब कि हमारी जो लाइबिलिटीज़ की वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो गई, और वैल्यू जब इंक्रीज़ होगी मीन्स ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी, तो हमें वो नुकसान हो गया, लॉस हो गया, जिसको हमने अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट में कर दिया डेबिट। नेक्स्ट टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़, अगर कोई ऐसी लाइबिलिटी जो हमने अपनी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं की थी, फॉर एग्जांपल कोई क्रेडिटर्स है 10,000 रुपीज़ के, वो हमारे बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करने से रह गए थे, हमने ध्यान नहीं दिया उन लाइबिलिटीज़ पर, तो वो एक जब हमने अपनी रिवाइज़ किया वैल्यूज़ को तो हमने पता चला कि एक क्रेडिटर्स भी हैं जिसको रिकॉर्ड नहीं किया गया था, तो उसको हम अपना रिकॉर्ड करेंगे अब रिवैल्यूएशन अकाउंट में टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़, मतलब कोई लाइबिलिटीज़ थी जो हमने रिकॉर्ड नहीं की थी तो उसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में शो करेंगे। ऐसे ही अब क्रेडिट साइड अब वो रूल लगेगा कि क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, मीन्स जितने भी इनकम होगी, जितना प्रॉफिट्स होगा उसको हम करेंगे क्रेडिट। तो बाय इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, अगर हमारी एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, अभी वही एग्जांपल है कि अगर हमारी जो वैल्यू है वो 1 लाख से 120 हो जाती है एसेट की, तो 20,000 से हमारी वैल्यू बढ़ गई। अब जब वैल्यू इंक्रीज हो गई किसी एसेट की तो हमें प्रॉफिट हुआ तो हमने उसको कर दिया क्रेडिट। ऐसे ही बाय डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज़, अगर लाइबिलिटीज़ की वैल्यू में डिक्रीज हो रहा है, अगर कोई क्रेडिटर्स है वो 80,000 रुपीज़ के थे और जब हमने अपनी वैल्यूज़ को रिवाइज़ किया तो पता चला कि 10,000 का क्रेडिटर जिसने क्लेम नहीं किया, तो हमने उस क्रेडिटर्स को राइट ऑफ किया है, तो मतलब कि 10,000 का पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। जब पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी तो हमें प्रॉफिट हो गया, तो हमने उसको कर दिया क्रेडिट बाय डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज़। बाय अनरिकॉर्डेड एसेट, जैसे कोई लाइबिलिटीज़ अनरिकॉर्ड करने से रह गई तो हमने डेबिट कर दिया। वैसे कि कोई रिकॉर्डेड एसेट है वो रिकॉर्ड करने से रह गई, हमारी फर्म में कोई मशीनरी आई और हमने उसको रिकॉर्ड नहीं किया, तो अगर जब हमने अपनी एसेट और लाइबिलिटीज़ को रिवाइज़ किया तो पता चला कि एक मशीन जो है वो रिकॉर्ड नहीं की गई थी, तो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे अब अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट में बाय अनरिकॉर्डेड एसेट के नेम से। देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता ही इसी वजह से है कि एसेट और लाइबिलिटीज़ को रीवैल्यू करना, इसका जो मेन हेडिंग थी हमारी वही थी कि अकाउंटिंग फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज़, कि जब हम एसेट लाइबिलिटीज़ को रिवैल्यू करते हैं, रिवाइज करते हैं, तो एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम सभी एसेट और लाइबिलिटीज़ को रिवाइज करेंगे। अब किसी की वैल्यू कम ज़्यादा हुई है या फिर कोई एसेट रिकॉर्ड करने से रह गया, कोई लाइबिलिटीज़ रिकॉर्ड करने से रह गई है, तो हम उन सभी ट्रांजेक्शन्स को अब रिवैल्यूएशन अकाउंट में शो करेंगे। अगर तो हमारी रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड ज़्यादा है, मीन्स प्रॉफिट्स ज़्यादा है और लॉस कम है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट पर निकल के आएगा प्रॉफिट, मीन्स टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, जिसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे अपने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में इन देयर ओल्ड रेशो। और वैसे ही अगर हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट की लॉसेज ज़्यादा हैं, प्रॉफिट्स कम है, मीन्स अगर डेबिट साइड ज़्यादा है तो हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट का आएगा लॉस, उस लॉस को भी हम ट्रांसफ़र कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इन देयर ओल्ड रेशो। ये हम केस 1 कर रहे हैं जब हम अपनी रिवाइज वैल्यू को बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है जो एक नॉमिनल अकाउंट है, और रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कह देते हैं, जिसका फॉर्मेट कुछ ऐसा है।
अब हम करेंगे एंट्रीज। तो फर्स्ट एंट्री हम करते हैं इंक्रीज़ इन वैल्यू ऑफ एसेट। जब हमारी एसेट की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है तो देखो हम फॉर्मेट से बिल्कुल ईजी एंट्री कर सकते हैं। तो जब एसेट की वैल्यू इंक्रीज़ होगी तो हमारी एंट्री क्या होगी, एसेट की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, दैट मीन एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो सिंपल एंट्री हो जाएगी यहाँ पर। जब एसेट की वैल्यू इंक्रीज़ होगी तो एसेट अकाउंट को हम कर देंगे डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और ऐसे ही, और अगर ऐसे ही ये तो हो जाएगा हमारी एंट्री एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि जो चीज़ बाय में लिखी होती है उसको हम डेबिट करते हैं। जो भी आइटम जो है हमारी वो बाय में लिखी होती है उसको हम डेबिट करते हैं, और जो अकाउंट का नेम है उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो ये होगी हमारी एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ऐसे ही अगर हमारी एसेट की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है तो ऐसे है, अगर एसेट की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है तो फिर हम करेंगे एंट्री। अब डिक्रीज़ हो रही है तो मीन्स वो टू में लिखा होगा, हमने डेबिट में लिखा होगा, तो उसकी एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डिक्रीज़ इन वैल्यू ऑफ एसेट, मीन्स रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। क्योंकि सिंपल सी बात है, जो टू में जो हमने लिखी होती है अपनी ट्रांजेक्शन वो टू में ही रहती है, और जो दूसरी जिस अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं वो अकाउंट हमारा हो जाता है डेबिट। तो यहाँ पर ये एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और एसेट अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। ऐसे ही अगर इंक्रीज़ इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज़, अगर लाइबिलिटीज़ की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है तो मीन्स हमें लॉस होगा, तो हमने उसको डेबिट साइड लिखा होगा, तो वहाँ पर हमारी एंट्री क्या हुई होगी, टू इंक्रीज़ इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज़। तो हम यहाँ पर एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, रिवैल्यूएशन अकाउंट होगा हमारा डेबिट, क्योंकि हमने वो ट्रांजेक्शन डेबिट साइड लिखी होगी, और टू लाइबिलिटीज़ अकाउंट, जो भी लाइबिलिटीज़ होगी वो हमारी टू में ही रहती है। और ऐसे ही नीचे जो अगर हमारी वैल्यू ज़्यादा कम हो रही है लाइबिलिटीज़ की, डिक्रीज़ इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज़, अगर लाइबिलिटीज़ की वैल्यू कम हो रही है तो उस केस में हम करेंगे कि अगर वैल्यू कम हो रही है लाइबिलिटीज़ की, मीन्स हमें प्रॉफिट हो रहा है तो हमने उसको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया होगा, तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, लाइबिलिटीज़ अकाउंट, लाइबिलिटीज़ डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्योंकि जब हमें प्रॉफिट हो रहा होगा तो हमने उस रिवैल्यूएशन अकाउंट को किया होगा क्रेडिट, और जब हमें लॉस हो रहा होगा तो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट को किया होगा डेबिट। बिल्कुल सिंपल सी ये 4 एंट्री हैं। उसके बाद 2 एंट्री हमारी रहती हैं बस, एक तो प्रॉफिट की और एक लॉस वाली। तो जब हमें प्रॉफिट होगा तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को करेंगे क्रेडिट, और जब हमें लॉस होगा तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को करेंगे डेबिट। 2 एंट्री और हमारी रह गई प्रॉफिट और लॉस वाली। तो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, जब हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट पे प्रॉफिट होगा तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को करेंगे यहाँ पर डेबिट होगा, क्योंकि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट होंगे। तो जब रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट होगा तो हम यहाँ पर करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो भी पार्टनर्स होंगे हम वहाँ पर वो प्रॉफिट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे इन देयर ओल्ड रेशो। जो भी पार्टनर्स की ओल्ड रेशो होगी हम उसी रेशो में वहाँ पर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके कैपिटल अकाउंट में, ओल्ड रेशो में। और अगर हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट पर लॉस होगा तो उस केस में हम पार्टनर्स से पैसा मंगवाते हैं, तो मीन्स पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है वो होगा डेबिट, और क्रेडिट क्या होगा हमारा, रिवैल्यूएशन अकाउंट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और सेम चीज़ यहाँ पर भी इन देयर ओल्ड रेशो, जो उनकी ओल्ड रेशो होगी उसी में हम, अगर प्रॉफिट होगा तब भी ओल्ड में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और अगर लॉस होगा तब भी ओल्ड में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मेट है, सिर्फ आपको एक नॉमिनल अकाउंट का रूल पता होना चाहिए, उसके बेस पर आप अपने आप से फॉर्मेट तैयार कर सकते हैं। फॉर्मेट बन गया तो एंट्रीज अपने आप हो जाएंगी। क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि अगर हमने कोई चीज़ बाई में लिखी है दैट मीन वो डेबिट होगी, और जो हमारा अकाउंट है वो होगा क्रेडिट। और अगर हमने कोई चीज़ टू में लिखी है तो वो क्रेडिट ही रहेगी, टू में ही रहेगी। जैसे हमने जो एंट्रीज में हम करते हैं कि क्रेडिट को टू से डिनोट करते हैं, दैट मीन टू कैपिटल अकाउंट, टू समथिंग, तो फिर वहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट जो भी अकाउंट होगा वो हमारा होगा
डेबिट। अब हम करते हैं इसका एग्जांपल, ताकि हमें एक रिवॉल्यूशन अकाउंट जो अच्छे से जो हमारा फॉर्मेट जो है अच्छे से हमें याद हो जाए। तो एग्जांपल है कि हमें बैलेंस शीट गिवन है जिसमें क्रेडिटर्स 80,000 रुपीज़ के, बिल्स पेबल गिवन है 60,000 रुपीज़ के, और कैपिटल अकाउंट्स गिवन है पार्टनर्स के ए, बी और सी की, 3 पार्टनर्स हमारी फॉर्म में। और एसेट में हमें गिवन है लैंड, फर्नीचर, बिल्डिंग, बैंक और बिल्स रिसीवेबल। बैलेंस शीट गिवन है, उसके बाद ए, बी और सी पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 2:1, 2:1:1। और जो पार्टनर्स डिसाइड करते हैं कि उनकी न्यू रेशियो रहेगी 1:1:1। हमें प्रिपेयर करना रिवैल्यूएशन अकाउंट। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है कि लैंड इज़ रिवैल्यूड एट ₹1,60,000 रुपीज़, मीन्स लैंड की वैल्यू है वो 1,60,000 हो गई है, 1,60,000 रुपीज़ हो गई है, जबकि लैंड की वैल्यू 1,00,000 रुपीज़ थी, मीन्स 60,000 से लैंड की वैल्यू इंक्रीज हो गई है। एक क्रेडिटर्स 25,000 रुपीज़ का इज़ नॉट क्लेम। एक क्रेडिटर्स जो इसको हमने 25,000 रुपये की पेमेंट करनी थी 25,000 की, उसने क्लेम नहीं किया और हमने उस क्रेडिटर्स को अब राइट ऑफ किया है। और फर्नीचर को डेप्रिशिएट करना है, फर्नीचर को हमें डेप्रिशिएट करना है बाय 10%। तो फर्नीचर को 10% से डेप्रिशिएट करना है, तो फिर वहाँ पर डेप्रिशिएट करना है, मीन्स वहाँ तो फिर उस एसेट की वैल्यू क्या हो गई होगी, कम हो गई होगी। डेप्रिशिएट करना है मीन्स वैल्यू कम हो गई। तो हमें जो मेन है वो प्रिपेयर करना है अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमें पता है कि हम डेबिट करेंगे उन सभी आइटम्स को जो हमारा लॉस है, और क्रेडिट करेंगे उन सभी आइटम्स को जो हमें प्रॉफिट है। तो अभी सबसे लॉस क्या निकल के आ रहा है हमारा, फर्नीचर को डेप्रिशिएट करना है। फर्नीचर को डेप्रिशिएट करना है तो मतलब मीन्स हुआ कि डेप्रिशिएशन मीन्स उस एसेट की वैल्यू उतने रुपीज़ से कम हो गई है जितने से हमें डेप्रिशिएट करनी है। अभी कोई फर्नीचर तो 50,000 रुपीज़ का फर्नीचर है, फर्नीचर है हमारा 50,000 रुपीज़ का, और हमने उस फर्नीचर को 10% से डेप्रिशिएट करना है। डेप्रिशिएट करना है मीन्स उसकी वैल्यू उतने से कम हो गई है। तो अभी अगर एसेट की वैल्यू 50,000 में 10% हमने निकाला तो 5,000 रुपीज़ आ गया। तो अगर एसेट की वैल्यू है 5,000 रुपीज़ से कम हो गई, डेप्रिशिएशन मीन्स सीधी सी बात कि उस एसेट की वैल्यू कम हो गई है, और जब एसेट की वैल्यू कम हो गई है मीन्स डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, तो हमें लॉस है, और जब हमें लॉस होता है तो हम उसको करते हैं अपनी रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टू फर्नीचर अकाउंट, क्योंकि फर्नीचर से हमें लॉस हुआ है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। और कितने का लॉस हुआ है, 5,000 रुपीज़ का। 50,000 का वो फर्नीचर था, 50,000 के फर्नीचर पर हमें 10% डेप्रिशिएशन लगाना था, तो हम डेप्रिशिएशन लगाया तो 5,000 रुपीज़ निकल कर आया। उसके बाद लैंड को रिवैल्यू हमने लैंड को रिवाइज़ किया, उसकी वैल्यू तो 1,60,000 रुपीज़ निकल के आई है, जबकि लैंड थी हमारी 1,00,000 रुपीज़ की लैंड थी, और जो अभी उसकी वैल्यू इंक्रीज़ होकर 1,60,000 हो गई है। तो मीन्स 60,000 से लैंड की वैल्यू इंक्रीज़ हो गई है। जब लैंड की वैल्यू इंक्रीज़ हो गई है मीन्स एसेट की वैल्यू इंक्रीज़ हो गई है, और जब एसेट की वैल्यू इंक्रीज़ होती है तो उसको हम रिकॉर्ड करते हैं अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड, बिकॉज क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। और जब हमारी एसेट की वैल्यू इंक्रीज़ होगी तो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे अपने क्रेडिट साइड रिवैल्यूएशन अकाउंट में। कितने से हमारी लैंड की वैल्यू इंक्रीज़ हुई है, 60,000 से, क्योंकि 1,00,000 तो पहले भी थी, अभी 60,000 से जो हमारी वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो गई है। उसके बाद एक क्रेडिटर से जिसको 25,000 की पेमेंट करनी थी पर उसने क्लेम नहीं किया, अभी हम उस क्रेडिटर्स को राइट ऑफ कर रहे हैं। जब हमें किसी चीज़ की पेमेंट नहीं करनी और हम उसको राइट ऑफ कर रहे हैं मीन्स अगर हमारी लाइबिलिटीज़ कम हो रही है, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज़, तो हमें क्या होता है, प्रॉफिट। और जब भी हमें प्रॉफिट होता है तो हम अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट को करते हैं क्रेडिट। तो बाय क्रेडिटर्स अकाउंट आ जाएगा, यहाँ पर हमारी एंट्री हो जाएगी। और कितने से राइट ऑफ किया है, 25,000 से, तो उतने का ही हमें हो गया प्रॉफिट। और कुछ हमारे पास इन्फॉर्मेशन गिवन है नहीं। तो लैंड है 60,000 की, क्रेडिटर्स 25,000 के है, मीन्स प्रॉफिट 85 का है और लॉस सिर्फ 5,000 का। तो हमने इस क्रेडिट साइड को ऐड करके 85,000 हमने माइनस किया फर्नीचर को, मीन्स 5,000 को, तो हमारा प्रॉफिट्स निकल के आ गया 80,000 रुपीज़ का, जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है अपने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो हम लिखेंगे टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, और हमें इसको ट्रांसफ़र करना है अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर्स में हमारा ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट और सी कैपिटल अकाउंट।
कितने का प्रॉफिट हुआ 80,000 रुपीज़ से। 80,000 रेशो थी पार्टनर्स की। अभी वही बात कि हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है इन देयर ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो है 2:1:1। तो 80,000 का ए का शेयर आ गया 2/4, बी का शेयर आ गया 1/4 और ऐसे ही सी का शेयर भी आ गया 1/4। बिल्कुल सिंपल है। ये हमारा आ जाएगा 40,000, 20,000 और 20,000। टोटल हो गया हमारा 85,000। ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया कंप्लीट। बिल्कुल सिंपल से केस है। ये हम फर्स्ट केस कर रहे थे, मैं अगेन आपको रिपीट कर रही हूँ। फर्स्ट केस हम ये कर रहे थे जिसके अंदर था कि हमें अपनी एसेट्स को जो है अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना है अपनी रिवाइज्ड वैल्यू को। जब भी हम रिवाइज्ड वैल्यू को रिकॉर्ड करेंगे तो फिर वहाँ पर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में उनको मतलब ट्रांसफ़र भी करेंगे। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि अगर एसेट की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है तो आप उसको लिखोगे क्रेडिट साइड, या फिर लायबिलिटीज़ की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है, ओवरऑल हमें प्रॉफिट होना चाहिए तो हम लिखेंगे क्रेडिट साइड। जैसे लैंड की वैल्यू बढ़ गई, इंक्रीज़ हो गई, तो हमने उसको क्रेडिट साइड लिखा। जितने से इंक्रीज़ हुई वो आप अमाउंट लिख दोगे। ऐसे ही क्रेडिटर्स की वैल्यू हमारी कम हो गई, मीन्स लायबिलिटीज़ कम हो गई, जितने से कम हुई वहाँ वो वैल्यू हम रिकॉर्ड कर देंगे। फर्नीचर को डेप्रिशिएट करना मीन्स उसकी वैल्यू कम हो रही है तो हमने उसको लिखा डेबिट साइड, क्योंकि जो एसेट की वैल्यू हमारी डिक्रीज़ हो रही है। तो 3 इन्फॉर्मेशन के बाद हमने देखा कि हमारी क्रेडिट साइड ज़्यादा है, मीन्स प्रॉफिट ज़्यादा है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट से आया हमारा प्रॉफिट टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। कितने का प्रॉफिट आया 85 - 5 80,000 रुपीज़ का। तो हमने उस 80,000 रुपीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर्स में, ए बी और सी पार्टनर्स में। उनकी रेशो थी 2:1:1। तो ए का शेयर आ गया 2/4, बी का शेयर 1/4 और सी का शेयर भी 1/4। सिंपली रिवैल्यूएशन अकाउंट में ये बन गया इनका। और ये कैपिटल अकाउंट में जो उनका रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ट्रांसफ़र हुआ है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी क्रेडिट साइड शो हो जाएगा टू प्रॉफिट और रिवैल्यूएशन के नेम से। वहाँ पे हम जिसको जितना शेयर मिला है प्रॉफिट्स का वो हम वहाँ रिकॉर्ड कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आपको इतना ही करना था। सारी एसेट और लायबिलिटीज़ की वैल्यू को रिवाइज करने के बाद जो ओवरऑल प्रॉफिट लॉस है वो आप शो करोगे और साथ साथ डिस्ट्रीब्यूट भी कर दोगे, ट्रांसफ़र कर दोगे उनके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो हमारा फर्स्ट केस कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं अपने सेकंड केस की तरफ। तो सेकंड केस है हमारा कि जब रिवाइज वैल्यू जो है हमारे एसेट और लायबिलिटीज़ की, उन रिवाइज वैल्यू को हम रिकॉर्ड नहीं करते, नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। जब हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिवाइज वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करते, तो जब भी हम रिवाइज वैल्यू को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते, या फिर जो हमने इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस किया था कि जब हम रिजर्व और प्रॉफिट्स को अपनी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट उनके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करते, जब पार्टनर्स नहीं चाहते कि रिजर्व और प्रॉफिट्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो, तो उस केस में या फिर गुडविल की ट्रीटमेंट तीनों जो है बिल्कुल सेम है। जब भी हम बुक्स ऑफ अकाउंट को नहीं रिवाइज करेंगे या नहीं रिकॉर्ड करेंगे वहाँ पर, तो हमारी एंट्री क्या होगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि जब भी हम बुक्स ऑफ अकाउंट को रिवाइज नहीं करते हैं, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट में जो वैल्यूज़ उनको रिकॉर्ड नहीं करते हैं, तो वहाँ पर जो गेनिंग पार्टनर है उसको कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है। क्योंकि जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है वो तब तक मीन्स अभी 31 मार्च है और जो न्यू रेशियो है वो 1 अप्रैल से अप्लाई हो जाएगी। तो 1 अप्रैल के बाद जो भी प्रॉफिट होगा वहाँ पर जो भी पार्टनर सेक्रीफाइस करता होगा न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग, तो उस पार्टनर को तब तक सेक्रीफाइस करना पड़ेगा 1 अप्रैल से, तब जब तक कि रेशियो चेंज नहीं होती नेक्स्ट टाइम, और वो पता नहीं कब होगी, तो मीन्स तब तक उसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो उस सेक्रीफाइस को कंपनसेट करने के लिए जो गेनिंग पार्टनर है वो अपना जितना पार्ट सेक्रीफाइस कर रहा है इस टाइम सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, उतना जो शेयर है वो गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को दे देता है, कंपनसेट कर देता है। क्योंकि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हर बार सेक्रीफाइस करेगा अपने प्रॉफिट्स में से, अपने रिजर्व में से, तो इसी वजह से जो गेनिंग पार्टनर है वो कंपनसेट कर देता है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को। एटलीस्ट उस ईयर तो वो कंपनसेट कर देता है कि आप इस ईयर तो वो जो है अपना शेयर इतना ले सकते हो जितना आप सेक्रीफाइस नेक्स्ट ईयर करोगे। तो जब ऐसा कुछ मैं लिखा होता है हमारी, या तो हमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन में डायरेक्ट लिखा होगा, डायरेक्ट गिवन होगा कि जो रिवाइज वैल्यू है वो नोट रिकॉर्डेड है,
कई बार क्या होता है कि हमारा जो क्वेश्चन है उसमें रिवाइज वैल्यू नोट रिकॉर्डेड की बजाय ऐसा कुछ लिखा आता है विदाउट अल्टरिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट, मीन्स हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को चेंज नहीं कर रहे हैं, या फिर विदाउट अल्टरिंग द बुक वैल्यू। तो जब हम बुक वैल्यू को, एसेट और लायबिलिटीज़ की बुक वैल्यू को नहीं चेंज कर रहे हैं, अल्टर मीन्स चेंज, तो जब हम बुक वैल्यू को चेंज नहीं कर रहे हैं फिर बुक्स ऑफ अकाउंट को चेंज नहीं कर रहे हैं, तो दैट मीन वही हो गया कि हम अपनी रिवाइज वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं। जब रिवाइज वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं कर रहे दैट मीन चेंज नहीं कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है कि जब भी रिवाइज वैल्यू रिकॉर्ड नहीं होगी बुक्स ऑफ अकाउंट में या फिर चेंज नहीं होगी विदाउट अल्टरिंग, अगर कुछ लिखा होगा हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन में, तो वहाँ पर हम गेनिंग पार्टनर को कर देंगे डेबिट, क्योंकि वो कंपनसेट करता है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को, और उसी शेयर में कंपनसेट करेगा जिस शेयर में सैक्रिफाइसिंग पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया होता है। तो एग्जांपल है हमारा A, B, C एंड आर पार्टनर्स इन द रेशो 4:3:2 डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। अभी उनके ओल्ड रेशो 4:3:2 है, वो फ्यूचर में डिसाइड कर रहे हैं कि वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मीन्स न्यू रेशो 1:1 होगी। ऑन 31 मार्च 2019 ए लॉस ऑन रिवैल्यूएशन इज ₹30,000। एक लॉस निकल के आया रिवैल्यूएशन से, मीन्स रिवैल्यूएशन अकाउंट ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, यहाँ पर हमें प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। एंड बैलेंस शीट शोड अ जनरल रिजर्व ऑफ ₹1,90,000, और जनरल रिजर्व का जो बैलेंस है वो ₹1,20,000 हमें शो हो रहा है। तो हमें पास इन एडजस्टमेंट एंट्री, हमें एडजस्टमेंट एंट्री करनी है विदाउट अल्टरिंग द बुक वैल्यू। बुक वैल्यू को अल्टर किए बिना, मीन्स उन वैल्यूज़ को रिकॉर्ड नहीं करना है जो रिवाइज वैल्यू आई हैं रिवैल्यूएशन से, रिजर्व से, जो भी है उसको हम चेंज नहीं करेंगे, रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हमें सिर्फ एक एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। तो जो जनरल रिजर्व है या फिर प्रॉफिट्स होते हैं इसकी जगह, तो उसको हम कैसे ट्रीट करते हैं जब हमें विदाउट अल्टरिंग द बुक वैल्यू, या फिर जब ऐसा कुछ मेंशन हो कि हम अपने बुक वैल्यू को चेंज नहीं करना है। तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इससे पहले हमने वही वीडियो डिस्कस की थी कि जब रिजर्व या प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना हो विदाउट अल्टरिंग द बुक वैल्यू। तो सिंपल सी बात है, सेम एंट्री होगी। जब विदाउट अल्टरिंग लिखा होगा तो एंट्री क्या होगी हमारी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, मीन्स गेनिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा और सैक्रिफाइसिंग का क्रेडिट होगा, क्योंकि गेनिंग पार्टनर कंपनसेट करता है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। तो अभी उस केस में हमें निकालना होगा कि गेनिंग पार्टनर कौन, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है, वो हमारा निकलेगा सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशो से। तो सबसे पहले देखो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो रिजर्व है हमारा 1,90,000 का, और हमें लॉस ऑन रिवैल्यूएशन जो है वो तो पार्टनर्स से लेना है और रिज़र्व उनको देना है। तो हम क्या करते हैं, जो रिज़र्व या प्रॉफिट उसमें से हम लॉस को कर देते हैं माइनस। तो ओवरऑल हमें किसके एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, ₹90,000 की एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। हम अब अलग अलग एंट्री नहीं करेंगे ना कि एक बार रिजर्व की करेंगे फिर लॉस ऑन रिवैल्यूएशन की करेंगे, क्योंकि दोनों की एडजस्टमेंट एंट्री सेम ही होनी है। दोनों में एक ही काम है कि हमें गेनिंग के पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट करना है, सैक्रिफाइसिंग क्रेडिट करना है। जब दोनों केसेस में हमें सेम एंट्री करनी है, सेम एडजस्टमेंट एंट्रीज करनी है, तो दोनों एंट्रीज को हम कंबाइन कर लेते हैं और उनका एक फाइनल चेक मतलब वैल्यू होगी। जो रिजर्व में से हमने लॉस को माइनस कर दिया, अगर प्रॉफिट्स होते तो हम उसको प्लस कर देते क्योंकि वो हमें देने थे, तो लॉस हमने माइनस कर दिया। तो ओवरऑल ₹90,000 जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है अपने पार्टनर्स के अंदर, जिसकी एडजस्टमेंट एंट्री करेगी फॉर्म। तो अभी हमें चाहिए अपना गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो हमें पता है ओल्ड रेशो और न्यू रेशो। तो देखो ए का शेयर अकॉर्डिंग टू ओल्ड रेशो कितना है, 4 + 3 + 2 9। तो ए का शेयर हो गया 4/9 और उनकी न्यू रेशो इक्वली, दैट मीन 1/1 1/3। वैसे बी का शेयर आ गया 3/9 माइनस इक्वली 1/3, और वैसे ही सेम सी का शेयर आ गया 2/9 माइनस 1/3। हमने वही किया है, ओल्ड शेयर में से, ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो को माइनस कर दिया है। अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो 9 4 - 3 कितना आ गया 1/9। अभी जो 1/9 आया है ये क्या है हमारा पॉजिटिव। तो हमने सैक्रिफाइसिंग रेशो वाली वीडियो में देखा था कि जब भी ओल्ड माइनस न्यू करेंगे हम मीन सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला लगा रहे हैं और हमारा जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आ रहा है, तो दैट मीन वो जो पार्टनर है वो सैक्रिफाइस कर रहा है। उसके बाद हमने इसका एलसीएम लिया 9 3, ये आ गया हमारा
3 माइनस 3 0/9 मीन्स 0। ना ये पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है ना गेन कर रहा है, जितना उसको पहले मिलता था उतना ही उसको अगली रेशो में मिलेगा। और नेक्स्ट हमने देखा तो ये आ गया 9, 2 माइनस 3 मीन्स -1/9, और -1/9 आ गया तो माइनस आ गया तो दैट मीन वो पार्टनर गेन कर रहा है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। वैसे सब बातें हम जो है डिस्कस कर चुके हैं अपनी पहली वीडियोस में। यहाँ पे जो हमारी मेन था वो रिवैल्यूएशन अकाउंट का था, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का हो गया हमारा। उसके बाद देखो, अगर हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो का लगा रहे हैं हम अगर फॉर्मूला, तो वहाँ पर अगर हमारी वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो सेक्रीफाइस होगा, नेगेटिव आएगी तो वो पार्टनर गेन करेगा। फॉर्मूला होता है हमारा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो सिंपल सी बात है, हमें डिस्ट्रीब्यूट करना 90,000 रुपीज़। और अभी कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है? ए पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। कितने शेयर से सेक्रीफाइस कर रहा है? 1/9 शेयर से सेक्रीफाइस कर रहा है। तो मतलब जो सी है, बी का तो कुछ मतलब ही नहीं, क्योंकि वो तो ना तो सेक्रीफाइस कर रहा है ना गेन। तो जो सी पार्टनर है वो कंपनसेट करेगा ए पार्टनर को। कितने शेयर के लिए? 1/9 शेयर के लिए। जितना पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा उतना ही पार्टनर के लिए वो उसको कंपनसेट कर देगा। तब हम करेंगे अपनी एंट्री थी हमारी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। अभी गेनिंग पार्टनर कौन है? हमारा सी। तो सी का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होता है क्रेडिट। तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है? ए। तो ए का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा हमारा क्रेडिट। हमें कितनी के लिए एडजस्टमेंट एंट्री कर दी? 90,000 रुपीज़ के लिए, क्योंकि रिजर्व में से हमने लॉस को माइनस कर दिया तो 90,000 रुपीज़ आ गया था। और हमारा जो शेयर निकला था 1/9 शेयर निकला था, तो ये हमारा आ गया 10,000 रुपीज़ और 10,000 रुपीज़। मतलब जो सी है वो 10,000 रुपीज़ कंपनसेट करेगा ए को, बिकॉज ए सेक्रीफाइस कर रहा है। और जो ए है वो एवरी ईयर सेक्रीफाइस करेगा अपने 1/9 शेयर के लिए, क्योंकि उसको तो अभी नेक्स्ट ईयर जो प्रॉफिट्स आएंगे वहाँ पर ए को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा 1/9 शेयर के लिए। तो जब भी फर्म है वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में चेंज नहीं करती है, उसको बुक वैल्यू में चेंज नहीं करती है, अपनी रिवाइज वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करती है, तो वहाँ पर क्या करता है गेनिंग पार्टनर खुद से ही कंपनसेट कर देता है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, क्योंकि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हर बार जो है सेक्रीफाइस करेगा। इसी वजह से गेनिंग पार्टनर एक बार उसको कंपनसेट कर देता है उतने ही शेयर के लिए जितने शेयर के लिए उसने सेक्रीफाइस किया है। तो सिंपल हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट के दोनों केसेस हो गए। आई होप आप सबको समझ में आ गए होंगे। हमने ट्राई किया है कि बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में डिस्कस करें और विद एग्जांपल डिस्कस करें, ताकि कोई भी दिक्कत ना आए समझने में आपको। तो हमने चैप्टर 3 कंप्लीट डिस्कस कर लिया, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म कब कब होता है, या क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगी जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज होगा। तो सबसे पहले सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशो हमें कैलकुलेट करनी होगी, वो भी हमने एक वीडियो में डिस्कस किया है। गुडविल की डेफिनेशन, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, फैक्टर्स ऑफ एक्टिंग, वो भी डिस्कस किया हुआ है हमने। कौन कौन से मेथड्स होते हैं कैलकुलेट करने के गुडविल को, वो भी डिस्कस किया हुआ है। और फिर उसके बाद 3 हमें जो है ट्रीटमेंट करनी होती है जब रेशो में चेंज होगा। तो फर्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, वो भी डिस्कस है। और रिजर्व एंड प्रॉफिट्स, उसमें 2 केसेस हैं, दोनों हमने अलग अलग डिस्कस किए हुए हैं। और आज हमने डिस्कस किया है अकाउंटिंग फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज़। तो हम चैप्टर कंप्लीट हो गया, और इन सभी वीडियोस का जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में हमें बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। कुछ कमी है तो आप हमें कमेंट में बताएं, ताकि हम उसको इम्प्रूव कर सकें। अगर आप कमी ही नहीं बताओगे तो हम अपनी इम्प्रूवमेंट कैसे करेंगे। तो आप नेगेटिव कमेंट देखकर भी हमें ये बताएं कि आपको कहाँ कमी लग रही है, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो में हमारा इम्प्रूव्ड वर्जन मिल सके, हम भी अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। हम पूरा ट्राई करेंगे कि